भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, यू भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार। दुनिया भर में तेजी के साथ बढ़ रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। प्रधानमंत्री ने कोरोना के नए वेरिएंट से सतर्क रहने के दिए निर्देश। गुजरात के राज्यपाल पहुंचे छत्तीसगढ़, किसानों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने एनजीओ को लेकर दिए सख्त निर्देश। अब खबरें विस्तार से। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष को दो टूक कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि संसद में शांतिपूर्ण तरीके से सवाल जवाब होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद सत्र चालू होने के पहले कहा कि संसद का सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में आज़ादी के अमृत महोत्सव से निर्मित रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि आज़ादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें अपने आप में भारत की उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के इस दिवस को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प लिया है। इस सब के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जो चाहेंगे देश भी चाहेगा। देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का सत्र आज़ादी के दीवानों की जो भावनाएं हैं उसके अनुकूल संसद भी देश के हित में चर्चा करे, देश की प्रगति के लिए रास्ता खोजे, देश की प्रगति के लिए नए नए उपाय सोचे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाला, सकारात्मक निर्णय लेने वाला बने। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पर तौला जाए, ना कि किसने कितना जोर लगाकर संसद के सत्र को रोक दिया। यह मापदंड नहीं हो सकता। मानदंड यह होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ और कितना सकारात्मक काम हुआ। साथ ही पीएम ने बताया कि हम चाहते हैं कि सरकार हर विषय पर खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। नमस्कार साथियों, संसद का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस का नया स्वरूप। दुनिया के अधिकांश लोगों को इसके प्रभाव के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। कोविड का नया वेरिएंट इसलिए भी चिंताजनक है
क्योंकि बताया जा रहा है कि ये बीटा डेल्टा का ही नया वंश है। साथ ही स्पाइक प्रोटीन में 30 म्यूटेशनों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्पाइक प्रोटीन वही प्रमुख कारक है जिसकी वजह से अब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई गई है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में हाहाकार मचा दिया। देश में भी बीते वर्ष में इस वायरस से करोड़ों लोग संक्रमित हो गए और लाखों लोगों ने इसकी चपेट में आने के बाद दम तोड़ दिया। बता दें कि कोरोना वायरस काल में लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन लगने से सबसे ज़्यादा परेशानी देश के छोटे छोटे व्यापारी, दिहाड़ी मजदूर और आर्थिक स्थिति से कमज़ोर लोगों को हुई, जो रोज़ कमाकर अपना घर परिवार चलाते हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण करवाया गया। इसके बाद पटरी पर लौटते जीवन को इन दिनों तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से फिर झटका लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे चिंताजनक स्वरूप करार दिया है। वायरस के इस B11529 रूप का सबसे पहले प्रसार दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला। बता दें कि नया वेरिएंट इतना संक्रामक है कि दक्षिण अफ्रीका में 2 हफ्तों में ही मामले 4 गुना तेजी से बढ़े हैं। अफ्रीका के गोतेंग प्रांत में 77 सैंपल्स में कोरोना का यह नया वंश मिला है। इसमें 50 म्यूटेशन मिले, जिनमें 30 अकेले स्पाइक प्रोटीन में पाए गए हैं। कोरोना की ज़्यादातर वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन पर आधारित हैं। ऐसे में वैक्सीन के प्रभावी होने का संदेह बढ़ गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिस कारण दक्षिण अफ्रीका सरकार आहत है। उनका कहना है कि हमें जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वेरिएंट खोजने की सजा दी जा रही है। वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो फाहला ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध पूरी तरह गलत हैं। साथ ही दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय का एक बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि देश वेरिएंट को जल्दी खोजने की सजा भुगत रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को सबसे ज़्यादा चिंताजनक श्रेणी में रखा है। बता दें कि बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग और इजराइल में भी इस वेरिएंट की पहचान हुई है। भारत के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से सतर्क रहने के लिए कहा है। इधर मध्य प्रदेश सरकार वायरस को बेहद चिंतापूर्ण बताते हुए प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही विदेश से आने वाले यात्रियों पर भी निगरानी रखी जा रही है। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बहुत ही सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोविड-19 महामारी के फैलाव और टीकाकरण पर आला अधिकारी ने कहा कि 15 दिसंबर से विदेशी उड़ानों में छूट देने के फैसले की समीक्षा करें। बता दें कि सरकार ने कुछ दिनों पहले ही यह फैसला लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने संभावित खतरे को देखते हुए हर विदेशी उड़ानों की निगरानी, कोरोना गाइडलाइन के अनुसार यात्रियों की जांच हो। WHO ने ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट की तरह ही बहुत ही ज़्यादा संक्रामक बताया। देश में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को मुंबई में क्वारंटाइन किया जाएगा। साथ ही यात्रियों के सैंपल के जीन सीक्वेंसिंग भी होगी। दक्षिण अफ्रीका से जो लोग भारत आए हैं उनकी जांच की जा रही है। साथ ही कुछ लोग डेल्टा वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें तत्काल क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया डरी हुई है। भारत सरकार ने भी इससे सतर्क रहने के लिए कहा है। इधर मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया है। साथ ही कोरोना वायरस का कड़ाई से पालन करवाने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं और विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की निगरानी कर उनकी जांच की जा रही है। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल,
हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राज्यपाल दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के ग्राम धोराभाटा पहुंचे। उन्होंने किसानों से मुलाकात की, उन्हें वर्तमान समय की तकनीकी और उन्नत खेती के बारे में किसानों से चर्चा की और उन्हें जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त रसोई पर किसानों को टिप्स भी दिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का धमधा ब्लॉक खेती के लिए सबसे उन्नत स्थान माना जाता है। धमधा ब्लॉक में उगाए गए फल, फूल और सब्जियां छत्तीसगढ़ के अलावा कई अन्य राज्यों और विदेशों तक में जाती हैं। धमधा के किसान वर्तमान समय के हिसाब से तकनीक का उपयोग कर ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले का प्रसिद्ध JS फार्म भी एशिया का सीताफल उत्पादन का केंद्र बन चुका है। यहाँ लगभग 400 से अधिक एकड़ में फैले ऑर्गेनिक और प्राकृतिक तरीके से खेती की जा रही है। इस फार्म में उगाए जाने वाले फल और सब्जियां छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों और विदेशों तक भेजी जाती हैं। आपको बता दें कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती के जनक माने जाते हैं। बतौर राज्यपाल उन्होंने गुजरात में रासायनिक खेती को लेकर एक विशेष अभियान छेड़ रखा है। वह सभी इलाकों के किसानों को प्राकृतिक एवं ऑर्गेनिक खेती करने और सिखाने के लिए विशेष मुहिम चला रहे हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत पूर्ण रूप से हरियाणा के हिसार में गुरुकुल का संचालन करते थे, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि लगातार रासायनिक खेती से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों की बीमारी का कारण भी पेस्टिसाइड, यूरिया और बाजारों से मिलने वाली रेडीमेड खाद है। इसी चक्र को तोड़ने के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती को इजाद किया है। इस खेती के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से खेती की जाती है, जिसमें हानिकारक और जहर युक्त पदार्थों का उपयोग खेती में नहीं किया जाता। परंपरागत तरीके से खेती करने की जानकारी गुजरात राज्यपाल रहते हुए आचार्य देवव्रत ने यह भी बताया कि 4 लाख से ज़्यादा किसान गुजरात में यही खेती कर रहे हैं। वर्तमान में गुजरात के किसान उन्नत हैं। उनकी उन्नति का सबसे बड़ा कारण यही है कि वे आज गैर रासायनिक खेती कर रहे हैं। इसी खेती को लेकर देवव्रत ने दुर्ग जिले के सैकड़ों किसानों को संबोधित किया और उन्हें खेती करने का उन्नत, नया और अनूठा तरीका भी बताया। उन्होंने खेती को सांसारिक पारंपरिक तरीके से करने की सलाह दी। खेत को देखने के लिए आया, मुझे अपार प्रसन्नता हुई कि 450 एकड़ के फार्म को विधिवत गो आधारित प्राकृतिक कृषि पद्धति के अनुसार किया जा रहा है। मैं फार्म के इंचार्ज मान्य शर्मा जी, चौधरी वजीर सिंह जी को बधाई देता हूं और आज यहां आकर अनेक किसानों के साथ प्राकृतिक खेती करने की दिशा में मैंने उनको विचार दिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 4 वर्ष तक गवर्नर रहते हुए मैंने प्राकृतिक खेती का अभियान चालू किया था। तो वहाँ इस समय लगभग 1.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती को करते हैं और इस समय गुजरात प्रदेश में 2 लाख किसान प्राकृतिक खेती को ही कर रहे हैं और धीरे धीरे पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश में जितने भी NGO हैं जिन्हें फॉरेन फंडिंग मिलती है, उन्हें चिन्हित करें। साथ ही फंडिंग का वो क्या उपयोग कर रहे हैं उसकी भी जानकारी दी जाए। साथ ही समाज को तोड़ने का काम करने वाले, धर्मांतरण करवाने वाले NGO को प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अतः उन्हें यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। लंबे समय के बाद आज हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब इस कॉन्फ्रेंस ने धीरे धीरे सुशासन के लिए व्यवस्थागत रूप धारण कर लिया है। हमारा तय एजेंडा है, उस पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे।
सबसे पहले हम कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में विश्लेषण भी करेंगे, जिलों की स्थितियां भी देखेंगे और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब डीजी कॉन्फ्रेंस की थी उसमें अनेकों मुद्दे ऐसे थे जिस पर डिस्कशन करके प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश भी आए हैं, उन पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। मैं इतना कहकर ही डीजीपी से कहूँगा कि पुलिस के कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा प्रारंभ करें कि ये कलेक्टर एसपी हो या कमिश्नर आईजी हो, ये सरकार के प्रतिनिधि हैं अपने अपने यहाँ, विशेषकर जिलों में, और उनके काम पर ही निर्भर है जनता को सुशासन देना और सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना। सरकार के प्रतिनिधि यानी सीधे सीएम के प्रतिनिधि भी हैं, इसलिए उनके हर काम का, अच्छे काम का अच्छा असर होता है, लेकिन अगर कहीं ढिलाई रहती है तो उसका विपरीत असर पड़ता है। इसलिए उस जिम्मेदारी से हम लोग काम करें और एक एक काम के बारे में आज एजेंडा वाइज हम चर्चा करेंगे। बीच में जहाँ जरूरी होगी वहाँ मैं टिप्पणी करूँगा या निर्देश दूंगा। हम लोग कानून व्यवस्था से प्रारंभ करते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।